वॉचर्स बी द वॉचर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं माय हीरो एकेडमिया का लेटेस्ट एपिसोड जो कि होने वाला है सीजन 7 का एपिसोड नंबर 12। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद फाइनली एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड बहुत ही कमाल धमाल का होने वाला है। इस एपिसोड में बहुत सारी सेटिंग भी होगी और बहुत सारी चीजों का अंत भी हमको दिखाया जाएगा। एनीवेज आपका टाइम वेस्ट करते नहीं है और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है डेकू जो कि किसी तरीके से बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है यूए की तरफ, क्योंकि वही होता है जो कि इस समय शिगराकी के लड़ने के काबिल होता है। तभी रास्ते में ऑल फॉर वन का जो फर्स्ट यूजर होता है वो उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि उसको कुछ गलत महसूस हो रहा है, जैसे कि ऑल फॉर वन की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तभी डेकू को दूर से आते हुए कुछ बंदे दिखाई देते हैं। कुछ बंदे क्या, वो फाइटर जेट्स होते हैं। और इसी के बाद वो बोलता है ओरे वाह, यानी कि ये तो। फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है। फिर आता है इंट्रो और इंट्रो होने के बाद हमको दिखाया जाता है वापस से यूए का हवाई अड्डा। हवाई अड्डे में नीचे पड़ा होता है बाकुगो जिसकी जान जा चुकी होती है। उसके पास कोई भी पल्स नहीं होती है और उसकी बॉडी निस्थिर स्थिर पड़ी होती है। हमको मोनोमत दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली रो रहा होता है, इसलिए भी क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज्यादा पानी आ रहा होता है और इसलिए भी क्योंकि उसको बाकुगो की डेथ का दुख होता है। वो मूवमेंट से याद कर रहा होता है जब टीम बैटल्स हुई थी जहाँ बाकुगो ने सबको 4-0 से हराया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा शिगराकी ट्रैश टॉक करने में जुटा हुआ था। वो भी ऐसी वैसी ट्रैश टॉक नहीं, वो तो बाकी लोगों की धज्जियां उड़ा रहा था। वो कहता है कि इरेजर, मुझे तुम इसलिए नहीं पसंद हो क्योंकि तुमने बाकी सारे लोगों को छोड़ दिया अकेले लड़ने के लिए, मरने के लिए। फिर उसके बाद वो मिर्को को पकड़ के कहता है कि तुम भी चिंता मत करो, क्योंकि मिर्को ने कहा होता है कि वो कैसे बस हल्का सा मिस कर गई थी शिगराकी को मारने में जब वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो उसी पे वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम पे बहुत सारे हीरोज थे, सब यूजलेस थे, तुम भी यूजलेस थी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर वो आगे कहता है कि विलेन से लड़ते टाइम तुम लोगों को रश करना ही चाहिए था, जैसा डेकू कह रहा था। तुमने हम लोग को प्रिपरेशन का टाइम देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम लोग को प्रिपरेशन का कोई भी टाइम नहीं मिलना चाहिए था। उस समय तुम लोग के नंबर ज्यादा थे, अब तो और भी ज्यादा कम है। फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको कामिनो वार्ड दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा शोटो लड़ रहा होता है टोया यानी कि डाबी से। डाबी ने वो फ्लैश फायर वाला मूव कॉपी कर लिया होता है शोटो से, जिसको देख के शोटो काफी ज्यादा सरप्राइज तो होता है, पर उसको ये तो पता ही होता है क्योंकि टोया उससे बेटर है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी के रेल्म से बाहर नहीं था। ऐसा नहीं है कि शोटो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। टोया ये कह रहा होता है कि अच्छा ही हुआ कि मैं तुमसे लड़ने के लिए पहले पा गया, क्योंकि बेसिकली वो खुश होता है कि अपने बाप से लड़ने के पहले वो अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर डाबी चिल्लाता है और बुलाता है स्केप्टिक को। फिर उसके बाद हमारा पर्सपेक्टिव कट होता है स्केप्टिक की तरफ। वो कहता है नल्ले बेरोजगार, अपने बाप के इशू से बाहर निकलो, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि ये लोग समझते क्या है, ये लोग से मतलब कि वो यूए के फोर्ट्रेस को कह रहा होता है। वो कहता है कि जो पूरा सिस्टम बना था ये मैंने ही बनाया था, मेरी कंपनी ने मुझे नौकरी से भले निकाल दिया हो और मुझे जो भी करना है वो बस इतना है कि मुझे अथॉरिटी वापस अपने हाथों में लेनी है और फिर पूरा यूए कैसल उसके हाथ में आ जाएगा। वो रीडेस्ट्रो की विल को आगे बढ़ाना चाहता था जो कि अब टोमोरा शिगराकी में रहती थी। वो एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहता था जहाँ पे ना हीरोज हो ना ही विलेन हो, बल्कि एक पूरा फ्री केओस ऑर्डर हो जहाँ पे जिसको जो भी अच्छा लगे वो वहाँ पे वो करे। फिर सीन कट होता है यूए की तरफ और वहाँ पे हमको कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो वहाँ के स्टाफ से बात कर रहे होते हैं। स्टाफ कह रहा होता है कि तुम लोग हुड़दंग मत बचाओ, क्या पता यहाँ पे विलेंस आ जाए। जिसपे वो बच्चे कहते हैं कि नहीं आएंगे क्योंकि हमें बाकुगो और बाकी लोगों पे पूरा भरोसा है कि वो लोग जीत ही जाएंगे। हमको वो भी दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं, यानी कि जो मैसेंजर होते हैं ऑल फॉर वन के। फिर हमको दिखाया जाता है इस एपिसोड का टाइटल जो कि होता है दोज हू डिफेंड दोज हू वायलेट। बेसिकली दोज हू डिफेंड यानी कि हीरोज, दोज हू वायलेट यानी कि विलेंस। पर यहाँ पे हीरोज और विलेन के बीच की बाउंड्री बहुत ज्यादा ही ब्लर है, इसलिए इसका नाम दोज हू डिफेंड और दोज हू वायलेट है। फिर हमको एक बहुत गजब की कहानी बताई जाती है। बेसिकली हमको बताई जाती है एरिक एक्वर की कहानी। जो हमारा डॉक्टर गराकी होता है उसने एरिक एक्वर को ओरिजिनल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है और उसने जेल में जाने के पहले, अपने जाने के पहले ऑल फॉर वन को उसका सारा फॉर्मूला, सारा डेटा पकड़ा दिया होता है। वो क्वर्क यानी कि वो पिल, यानी कि वो टैबलेट, यानी कि वो कुछ भी सीरीन सीरम जो भी एक बार ऑल फॉर वन अगर यूज कर लेता है तो उसकी एज रिवर्स होना चालू हो जाएगी और वो तब तक रिवर्स होती रहेगी जब तक वो डस्ट नहीं बन जाता है। पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वंस अगेन उसने अपनी विल शिगराकी को पास ऑन कर दिया है। उसको बस इतना करना है कि उसको डिफेंड करना है खुद को और शिगराकी को बाकी लोगों के अगेंस्ट, जब तक शिगराकी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर लेता है पूरी दुनिया को। वो एंडेवर की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि उसको एंडेवर के अगेंस्ट ये मूव यूज करना पड़ेगा। सब लोग उसकी नई पावर, उसकी नई बॉडी को देख के बहुत ज्यादा हबका जाते हैं। वो एक ही झटके में नीचे आ जाता है और कहता है कि मेरी बॉडी कितनी ज्यादा लाइट हो गई है।
वो एक लड़की का क्वर्क चुराने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक बीच में हॉक आ जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जिस पे ऑल फॉर बताता है कि वो बस केवल मांगा से इंस्पायर्ड है, मांगा से, कॉमिक से, जिससे भी कह लीजिए। वो कहता है कि सब लोग विलेंस को हेट करते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस कारण क्या होगा? जिसपे कि हॉक कहता है क्योंकि वो बुरे काम करते हैं, जिसका रिप्लाई देते हुए हमारा ऑल फॉर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विलेंस सबको बस अपने सपनों से दूर रखते हैं और इसीलिए सब उनसे नफरत करते हैं और इसीलिए मैं भी विलेन बनना चाहता हूँ। फिर सीन कट होता है और हमको वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में हमको वहाँ का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहा होता है मिस्टर एडगर से। एडगर यानी कि वो जो बंदा होता है जिसने मिसाइल्स को फायर करने का ऑर्डर दिया होता है। वो कह रहा होता है कि हम लोग अब टोमुरा से नहीं लड़ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पहले तो तुमने ये दिखा दिया टोमुरा को कि हम लोग क्या करने की केपेबल हैं, यानी कि वो एडगर की गलती निकाल रहा होता है कि तुमने उससे लड़ाई क्यों ही की। फिर उसके बाद वो कहता है कि जितने भी डेवलप नेशन है उनके बीच में रेस स्टार्ट हो गई है टोमुरा का फेवर पाने की, यानी कि कोई उससे लड़ना नहीं चाहता बल्कि उसके अंडर काम करना चाहते हैं सब लोग। इस पे एडगर कहता है कि आप क्या ही जाने, ये आप नहीं, ये आपकी गद्दी बोल रही है। वो बच्चे, वो हीरोज जो कि एक दूसरे के पीछे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके किसी से लड़ाई करते हैं, बुराई का खात्मा करते हैं, उनके बारे में आप क्या ही जाने। फिर हमको इसी के बाद ऑल माइट दिखाए जाते हैं और हमको दिखाई जाती है स्टार एंड स्ट्राइप्स। और फिर सीन कट होता है बाकुगो की तरफ। बाकुगो अभी भी जमीन पे पड़ा होता है। हमको बताया जा रहा है कि उसका दिल नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा दुखद बात है। फिर हमको दिखाया जाता है एडशॉट कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बेसिकली फर्स्ट एड तो बेस्ट जिनिस भी कर ही रहा होता है, पर एडशॉट कहता है कि मैं ह्यूमन बॉडीज के अंदर बहुत बार जा चुका हूँ और उसका हार्ट मैं बनूंगा, यानी कि बाकुगो का हार्ट वो रिप्लेस करने वाला है अपनी खुद की बॉडी के मदद से। फिर हमको बताया जाता है कि एडशॉट का क्वर्क है फोल्ड अ बॉडी। वो बेसिकली अपनी बॉडी को थिन सी श्रेड्स और स्लाइड्स में कन्वर्ट कर सकता है। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी से बहुत ज्यादा फेमिलियर है, इसलिए वो बॉडी के अंदर जाने के लिए कम्प्लीटली तैयार है। वो जाते जाते कहता है कि मैं सब कुछ अब आपके सारे छोड़ रहा हूँ, हमारे क्लब प्रेसिडेंट यानी कि बीस जीनिस की तरफ। फिर वो मेरे को से ये भी कहता है कि अभी तुम्हें हार नहीं माननी है, चाहे तुम्हारे हाथ पाँव ना बचे, तुम्हारा मुंह लटकता रहे, पर फिर भी तुमको लड़ाई करते रहना ही होगा। एडशॉट अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा थिनली स्ट्रेच करके उसके सारे इंटरनल ऑर्गन के डैमेज को भी ठीक करने लगता है। हमको बताया जाता है कि बाकुगो का लंग भी थोड़ा ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, पर एडशॉट वॉश के दिए हुए बबल से अपनी बॉडी को क्लीन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो गंदे तरीके से अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो उसकी बॉडी को दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद वो अंदर जाके उसको कम्प्लीटली ठीक करने पे लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ सब लोग एडशॉट का सैक्रिफाइस देख के कुटाई छटाई करने पे लग जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है शिगराकी, जो कि ये सोच रहा होता है कि मैंने तो उसको ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है उसको ठीक मत करो। बेसिकली वो अपने बचपन की मेमोरीज याद कर रहा होता है, कैसे कि जब भी वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता है और उसको हर चीज डिस्ट्रॉय करनी ही है, क्योंकि तभी उसकी खुजली स्टॉप होगी। जो खुजली उसके हाथों में है उसके चेहरों पे है। तभी हमको एक बहुत कमाल का फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिरियो लातन घूसा बरसा रही होती है। और इसी बीच हमको ये बताया जाता है कि बाकुगो के अटैक ने काम किया था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटिव डैमेज दे दिया था शिगराकी को। इसी कारण वो फ्लिंच भी कर रहा होता है मिर्को के अटैक को लेके। यही नहीं, बाकुगो के अटैक के टाइम पे वो डर भी गया था और ये बात एक्सेप्ट करने के पहले उसकी थोड़ी सी फट जाती है। उसको लगता है कि वो अपने इतने परफेक्ट फॉर्म में डर कैसे सकता है। इसी बीच मिर्को एक और अटैक करने के लिए आती है, पर तब तक शिगराकी पूरा सठिया जाता है और उसकी बॉडी एक और मेटामॉर्फोसिस में चली जाती है और वो फिर से चेंज हो जाती है। ये वाला फॉर्म उसका बहुत ज्यादा ही डिफेंसिव होता है और वो बस इसलिए बना होता है ताकि वो बढ़ सके बाकुगो की तरफ और उसको खत्म कर सके, क्योंकि बाकुगो एक ऐसी चीज है जो कि उसने ऑलरेडी तबाह कर दी है और उसकी तबाह की हुई चीज कोई वापस ठीक नहीं करता है। वो मिर्को को एक मुक्का मारता है, फिर वो एक मुक्का मारता है सेनेटर को और फिर उसके बाद वो एक अच्छा खासा डैमेज देता है हमारी अपनी नजरी को, जिसके बाद वो भी हवा में से नीचे गिर जाती है। वो बढ़ रहा होता है आगे बेस्ट जीनिस की तरफ। तभी वहाँ बीच में आने की कोशिश करता है लेमिलियन, पर उसको वो कहता है कि तुम नल्ले बेरोजगार हो, तुम अगर अकेले हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद लेमिलियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसको रियलाइज होता है कि अगर वो अकेले लड़ रहा है तो फिर वो कुछ भी नहीं है, उसको हमेशा किसी और की मदद चाहिए अपने पंचेस, अपने स्ट्रेंथ को पावर अप करने के लिए। फिर वो अपने नाइट आई को याद करने लगता है। वो सोचता है कि आपने क्या मुझे यही समझाया था, क्या यही मेरी डेस्टिनी है, क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तभी उसको एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जहाँ पे नाइट आई कहता है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है स्माइल्स के बिना, चीयर्स के बिना। और तभी लेमिलियन वो करता है जो कि नारुतो करता है इस सिचुएशन में, यानी कि अपनी गांड बाहर निकाल देता है। आई मीन लेजिटली वो यही करता है। वो अपनी बटक्स को दिखाते हुए हंसने लगता है ताकि एक सेकंड के लिए शिगराकी रुक जाए, क्योंकि हमको ये बताया गया था कुछ ही मिनट पहले कि हमारा अपना डेकू वापस आने वाला है और वो 2 सेकंड के लिए बैरियर गिराने वाले हैं और उनको वो 2 सेकंड स्टॉल करना था ताकि वहां पे वापस आ सके डेकू
और लड़ सके हमारे अपने शिगराकी से। और तभी डेकू अंदर वापस आ जाता है। डेकू आते ही एक कमाल की लात बरसाता है शिगराकी के ऊपर और वो लात खाने के बाद शिगराकी हवा में उड़ जाता है और तभी लिख के आता है स्मैश। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही मुझे कमाल का लगा और फाइनली हमारा अपना डेकू वापस आ चुका है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में तो इतना ही, पर आगे आने वाले एपिसोड भी हम सारे के सारे इसी चैनल पे कवर करेंगे। इस सीरीज में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी मजा आ ही रहा होगा। कंटिन्यूअसली ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको क्या वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।